हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। अकाउंट्स एंड लॉ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश वर्मा। आप स्टूडेंट्स से सभी पिछली क्लासेस में जो आपके कोर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अब तक जो हुआ स्टूडेंट्स, अब तक जो आप लोगों ने स्टडी किया वो आपका वो आपका रेशियो एनालिसिस का पार्ट था। रेशियो एनालिसिस में आप तक अब आज तक आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो अब तक आपने स्टडी किया हुआ है रेशियो एनालिसिस में। नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द डेटा टर्नओवर रेशियो, यानी कि ये रिसीवेबल्स के रेशियो होते हैं। यानी आप नोट कीजिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि ये रेशियो किसके होते हैं, रिसीवेबल्स के। यानी ये जो रिसीवेबल्स के रेशियो है ना, ये भी आपके लिए बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात सोचो कि यदि आपके बैलेंस शीट में डेटर्स लिखा हुआ है और पिछले कई वर्षों से आपने वो डेटर्स मेंटेन किया हुआ है, तो सच में ये आपका कंडीशन तो ये बताएगा कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत है, क्योंकि डेटर्स तो आपके एसेट साइड में होंगे, यानी फाइनेंशियल पोजीशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल, जैसे कि आप वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को लिखते हो वहां पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका वर्किंग कैपिटल भी वो है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपके बैलेंस शीट में लिखा हुआ है डेटर्स, तो डेटर्स लिखने का क्या मतलब हुआ भाई, डेटर्स आपने लिखा हुआ है यानी कि उनका कलेक्शन भी तो होना चाहिए। यदि डेटा से प्रॉपर कलेक्शन नहीं हो, टाइमली कलेक्शन ना हो, यानी कि उनका टर्नओवर ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि इट मेनली आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो अफेक्टेड हो जाएगा। कैसे होगा, आपने उधार बेचा हुआ है, डेटर्स को मेंटेन किए हुए, डेटर्स को लिखे हुए अपने बिजनेस बुक्स में, यानी अपने अकाउंटिंग बुक्स में डेटर्स को लिखे हुए हैं, आपने उनका अकाउंट ओपन किया हुआ है, बैलेंस शीट में भी उनको दिखाया हुआ है। लेकिन यदि उनका टर्नओवर ना हो, यानी कि वो वसूले ना जाए, टाइम टू टाइम वो वसूले ना जाए, और फिर जब आप उनसे वसूलते हो तो फिर क्या होता है, आप उनसे पैसे लेते हो, फिर गुड्स लाते हो, फिर बेचते हो, नकदी में बेचते हो तो कैश आता है, उधार बेचते हो तो फिर से वो डेटर्स बनते हैं। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में कॉन्टिन्यूस जो परफॉर्मेंस रेशियो अगला आपका है वो डेटर्स कलेक्शन और डेटर्स का जो रिसीवेबल्स हैं उनका रेशियो किसके अगेंस्ट, कि जो आपने नेट क्रेडिट सेल किया है, अब तक जो क्रेडिट सेल किया हुआ है उस क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट जो आपने वो कितने बार कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वो कितनी बार पलटा जाता है। पलटा जाने का मतलब कि डेटर से वसूली पेमेंट फिर क्या होता है, वसूली फिर सेल, वसूली फिर सेल। इट मीन कि डेटर्स प्रॉपर तौर पर वो चेंज होते हैं। डेटर्स चेंज होने का मतलब ये नहीं कि डेटर्स चेंज हो जाते हैं, चेंज होने का ये मतलब है कि जो डेटर्स का अमाउंट है टाइम टू टाइम वसूल हो जाता है, टाइम टू टाइम आपको पैसे मिल जाते हैं। इट मीन स्टूडेंट्स कि अगर आप प्रॉपर तौर पर डेटर से पैसे पा जाते हो तो निश्चित तौर पर ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, और आपका बिजनेस भी एक प्रॉपर वे में रन होगा। आपके पास जो कैश होगा वो जनरेट होगा, साथ ही साथ उस कैश को आप स्टॉक में कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि आप स्टॉक ले आओगे फिर उसे बेचोगे। तो ये जो प्रॉपर वे में आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स है वो होता रहेगा, साथ ही साथ आपके डेटर्स वसूले जाएंगे, आप नए डेटर्स बनाओगे, आपके पास स्टॉक की क्वांटिटी भी अधिक हो जाएगी यदि आपका प्रॉपर कलेक्शन डेटा से होता है। तो बैलेंस शीट में डेटर्स लिखने से कम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो परफॉर्मेंसेस है ना उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि डेटर्स तो हैं लेकिन वसूले कितने दिनों में जाते हैं। यदि वसूली की अवधि भी ज़्यादा होगी तो भी आप पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है, बिजनेस पे निगेटिव इम्पैक्ट आता है। स्टूडेंट्स, डेटा टर्नओवर रेशियो establishes the relationship between
नेट क्रेडिट सेल क्या चीज, नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज रिसीवेबल्स। ठीक है, यानी कि आपका जो डेटा टर्नओवर रेशियो है ना, ये नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज जो रिसीवेबल्स हैं उनके बीच उनके संबंध को बताता है। अच्छा, तो जब ये उनके संबंध को बताता है ना, तो आपके मन में एक चीज चलेगा कि इसमें तो सर ने दो बातें कहा। एक तो कहा कि डेटा टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कहा कि टाइम टू टाइम, यानी कि इनका एक निश्चित समय हो, यानी कम दिनों में ये वो कन्वर्ट होते जाएं कैश में और फिर ये बिकते जाएं। ये बात हमने सही में कहा है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा टर्नओवर रेशियो है ना, इसका दो तरह से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। किस तरह से? इसके दो मेजरमेंट्स हम लोग करते हैं। कौन कौन सा मेजरमेंट भाई? पहला मेजरमेंट ये कि आप रेशियो निकालते हो, किसका रेशियो? डेटा टर्नओवर का। यानी ये लिख ले यहाँ पे कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी दोनों रेशियो जो होंगे ना, वो नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज स्टॉक एवरेज रिसीवेबल्स के बीच ही रिलेशंस को बताएंगे। लेकिन जो कलेक्शन पीरियड है, यानी कि औसतन आपका स्टॉक कितने दिन में कलेक्ट हो जाता है, ये दूसरा है। और डेटा टर्न ओवर रेशियो, ये फार्मूला आपका दूसरा बनेगा। तो चलो सबसे पहले ये बताते हैं आपको डेटा टर्नओवर रेशियो फिगर। ये तो आप यही लिखेंगे यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेटा टर्नओवर रेशियो, इट मीन कि द रेशियो विच एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रिसीवेबल्स एंड नेट क्रेडिट सेल। यानी नेट क्रेडिट सेल्स का जो एवरेज रिसीवेबल्स है, जो रेशियो निकलता है, इसको डेटा टर्नओवर रेशियो कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। दैट इज क्लियर माय डियर? एवरेज रिसीवेबल्स। ओके, अब देखो ना, ये कहा जाए कि एवरेज जो कलेक्शन पीरियड्स हैं, यानी कि आपका जो डेटर्स है ना, औसतन यानी कि एवरेज में कितने दिनों के अंदर ये प्रॉपर्ली वसूल हो जाते हैं, यानी कलेक्शन का जो एवरेज डेट है ना, वो कितने दिनों का है। सही मामले में ये दिन जितना लंबा होगा, बिजनेस के लिए उतना ही निगेटिव इम्पैक्ट होगा, और ये दिन जितना कम होगा, बिजनेस के लिए उतना ही प्रॉफिटेबल होगा, उतना ही फेवरेबल होगा। अच्छा, तो आपके मन में चल रहा होगा सर जी सही बात कह रहे हैं कि यदि कलेक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, कैश से स्टॉक लेंगे, हम अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि वो एक ही डेटर्स साल भर बैलेंस शीट में बने रहें तो उसका क्या मतलब है? हमने तो बेच दिया ना उनको गुड्स, अब वो कांस्टेंट है। अब बताओ यदि वो कलेक्शन नहीं होते, टर्नओवर नहीं होता, तो फिर बिजनेस का क्या फायदा होगा? आप खुद सोचो। इससे क्या होगा? इससे होगा बिजनेस का एक निगेटिव इम्पैक्ट जो होगा बिजनेस पर आएगा। यानी कि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है ये भी आपका कम दिनों का होना चाहिए। अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड्स का देखो, आपके मन में एक कन्फ्यूजन चलता है सर फार्मूले, इसके फार्मूले रेशियो एनालिसिस के बहुत हैं। एक बात बताओ, कॉन्सेप्चुअल तौर पे देखा, अब तक की जितनी क्लासेस ली हमने, आपको फार्मूले में कहीं कोई प्रॉब्लम्स हुई? तो आप राकेश वर्मा की क्लासेस में जुटे रहे स्टूडेंट्स, आप तो राकेश वर्मा को जानते ही होंगे, तो आप इस क्लासेस में जुटे रहें। बिल्कुल मैं आपको रेशियो एनालिसिस, ये भी मेरा वादा है आपसे कि बिल्कुल रेशियो एनालिसिस आपके माइंड में होगा, और नियर एग्जाम एक वंस टाइम यदि आपने ये लेक्चर्स अगेन देख लिया और साथ में आपने कॉपी की नोट्स बनाया हुआ है, तो निश्चित तौर पर रेशियो एनालिसिस आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, हम आपको प्रॉमिस करते हैं। चलिए देखें, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है आपका, जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इट मीन्स सर कि एवरेज कलेक्शन यानी वही मैंने बताया कि आपके डेटर्स औसतन कितने दिन में कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपके डेटर्स यानी कि सच पीरियड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटर्स एंड
रिसीवेबल्स, यानी डेटर्स एंड रिसीवेबल्स कितने दिन में, यानी कि ये ड्यूरेशन कितने दिनों का आपका होता है उनके कलेक्शन का। इट मीन स्टूडेंट्स बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। इसका फार्मूला जस्ट अपोजिट कर लेते हैं भाई, इस फार्मूले का जस्ट अपोजिट कर लेते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है। अब देखो, चूंकि ये कलेक्शन आप कितने, आप दिन से कैलकुलेट कर रहे हो, आप मंथ में कैलकुलेट कर रहे हो, या आप ईयर में कैलकुलेट कर रहे हो, या दिन मंथ ईयर, ईयर में कैलकुलेट कर रहे हो तो ईयर की तो कोई बात नहीं, 1 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये सप्ताह में यानी वीकली आप देखते हो कि कितने वीक्स में आपके जो कलेक्शंस हैं डेटर्स के ना, ये कितने वीक्स में मिल जाते हैं। इट मीन कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, आप इसको बांट लो, लिखो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, जस्ट इसका ये आप लिखो ना, एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल इंटू 365 या 52 या 12। सर अभी ये क्या आपने लिखा 365, इट मीन कि एक साल में 365 दिन होते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने 365 को यहाँ पे चार्ज किया कि औसतन हमारे जो डेटर्स होते हैं ना वो कितने दिनों में कलेक्ट हो जाते हैं। सेकंड हमने चार्ज किया कि अगर हम सप्ताह में देखना चाहते हैं तो मैंने 52 से मल्टीप्लाई किया, यदि हम मंथली देखना चाहते हैं तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। इट मीन स्टूडेंट्स डेटा कलेक्शन पीरियड, देयर आर सम वर्ड्स गिवन, there are some words given in your particular screen that if you unknown about the particular name like average receivable, what do you mean by average receivable? It means students, now today we use receivable word for debtors and bills रिसीवेबल। आज के टाइम पर जो होता है ना कि जो कलेक्शन है हमारी, जो रिसीवेबल्स हैं उनको हम क्या मानते हैं, यानी कि हम डेटर्स और बिल से रिसीवेबल की टोटल को हम आज के टाइम पर रिसीवेबल्स कहते हैं। तो चलें, यदि ये फार्मूला आपने कॉपी नहीं किया हो तो आप कॉपी कर लें बहुत जल्दी। ठीक है, देखो रिसीवेबल का मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स का मतलब क्या, बिल्स, सॉरी आप यहां लिखें डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं रिसीवेबल। यानी इन दोनों का जो टोटल होता है वो रिसीवेबल्स होता है। आई एम राइट स्टूडेंट्स? चलो, यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो अभी आप बोलेंगे सर कि एवरेज रिसीवेबल्स बता दीजिए, यानी कि ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग BR, यानी बिल्स रिसीवेबल ऐड कर लिया और इसका 2 से डिवाइड कर लिया। क्या किया? 2 से डिवाइड कर लिया तो हमें एवरेज रिसीवेबल्स पता चल गए, एवरेज रिसीवेबल्स पता चल गए। इट मीन स्टूडेंट्स कि बहुत कॉमन है कि यदि आपको रिसीवेबल्स देखना है, रिसीवेबल्स का मतलब क्या होगा, बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स। रिसीवेबल यानी एनी अमाउंट आर रिसीवेबल। अब आपको बिजनेस में कौन से अमाउंट मिलने वाले हैं? सर बिजनेस में बहुत सिंपली हमको बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिलेगा एंड डेटर्स का पैसा मिलेगा, यानी इनके टोटल्स को हम रिसीवेबल्स कहते हैं। आज के डेट में ये इस्तेमाल किया जाता है, आज के डेट में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो यदि आपको कोई डाउट्स हो स्टूडेंट्स तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप हमसे। चलो ठीक है, अभी देखो, अभी आपने एक वर्ड का नाम लिया, किस वर्ड का नाम लिया सर? आपने वर्ड का नाम लिया कि नेट क्रेडिट सेल। यानी नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा भाई? नेट क्रेडिट सेल का मतलब है कि
आप टोटल सेल में से पहली बात तो सेल रिटर्न्स माइनस कर लो, सेल रिटर्न प्लस कैश सेल, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, नेट क्रेडिट सेल पता चल जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर, ओके। तो ऐसे टाइम पर स्टूडेंट्स डेटा कलेक्शन पीरियड एक इंपॉर्टेंट रेशियो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में है कि इस इंपॉर्टेंट रेशियो को आप जानें और आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में एंड आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। आपके लिए ही नहीं स्टूडेंट्स, ये डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजर्स के लिए, कंपनी के मालिक के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के लिए, सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपको शायद ये आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको सॉल्व किया जाए। एक एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे, आप हमारे साथ लिखेंगे टोटल सेल 3 लाख, आप लिखेंगे टोटल सेल 3 लाख, लिख लिया जी, लिख लिया। कैश सेल 50,000, कैश सेल 50,000 नोट कर लिया। फिर लिखे सेल रिटर्न्स 30,000, सेल रिटर्न 30,000। सेल रिटर्न्स के बाद आपने लिख लिया ओपनिंग डेटर्स 20,000, ओपनिंग डेटर्स 20,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स लिख लें 24,000, क्लोजिंग डेटर्स 24,000। अब देखो ना, आपको कहता है कि फाइंड आउट क्या एवरेज कलेक्शन, कुछ कहा नहीं है, साथ ही साथ स्टॉक डेटर्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि आपके डेटर्स का जो टर्नओवर है ना, वो रेशियो क्या है, वो रेशियो क्या कहता है, वो रेशियो क्या कहता है। बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स, बहुत कॉमन है, बहुत आसान सा है। अभी हमने आपसे 1 सेकेंड पहले बोला, सर क्या बोले हैं, 1 सेकेंड पहले हमने आपसे कहा कि सबसे पहले हम नेट क्रेडिट सेल निकालेंगे, यानी कि नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल और सेल रिटर्न, यानी कि टोटल सेल और सेल रिटर्न्स को माइनस कर लेंगे, टोटल सेल में से कैश सेल और सेल रिटर्न्स को, तो हमें नेट क्रेडिट सेल पता चल जाएगा। यानी टोटल सेल्स कितना है 3 लाख, कैश सेल और सेल रिटर्न दोनों मिला के 80,000 है, तो क्रेडिट सेल आपका 2,20,000 हो गया। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर, ओके। अब देखें एवरेज रिसीवेबल्स, मैंने कहा आपसे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। ओपनिंग डेटर्स कितना है सर 20,000, क्लोजिंग डेटर्स 24,000 अपॉन 2, यानी कि ये हो गया 44,000 अपॉन 2, यानी कितना 22,000। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। अब देखो हम इसको जो है आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो बता दें, तो ये देखो आपका फार्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या लिखा है, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल कितना है सर 2,20,000 एंड एवरेज जो रिसीवेबल है वो 22,000, यानी 10 टाइम्स। दैट इज क्लियर, बोले यार स्टूडेंट्स, ये देखो ना कि आपका जो डेटर्स है ना वो 10 टाइम कन्वर्ट होता है, यानी कि उसका जो टर्नओवर रेशियो है बहुत स्ट्रांग है, 10 टाइम कन्वर्ट होता है, ओके। यानी कब, किसमें, क्रेडिट सेल में, यानी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। ध्यान दीजिएगा,
कि ठीक है, यानी ये आपका 10 टाइम है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो की तरह, यानी ये रेशियो जितना हाई होगा, ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही बिजनेस के फेवर में होगा और ये अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी देता है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस को देता है। तो स्टूडेंट्स, इस एक और क्वेश्चन यदि ट्राई किया जाए, एक और क्वेश्चन देखा जाए एग्जाम्पल्स के लिए, आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। लिखें ओपनिंग डेटर्स 40,000, ओपनिंग डेटर 40,000, क्रेडिट सेल 2,60,000, क्रेडिट सेल 2,60,000, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 10,000, goods return by debtors 10,000, ओके। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,22,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,20,000 and discount allowed, discount allowed, यानी कि आपने 10,000 का डिस्काउंट भी अलाउड किया है। इट इज ए strong question, and then you can understand each matter related to your contents, because here there are various contents. Firstly, in your question, in your practical, it is need of average receivable and net credit sale, both are absence, both are absence. क्लोजिंग डेटर्स भी स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग डेटर्स के साथ साथ क्रेडिट सेल चलो दे दिया 2,60,000, गुड्स रिटर्न फ्रॉम डेटर्स 10,000। इट मीन कि नेट क्रेडिट सेल, इट मीन कि क्या है भाई, नेट क्रेडिट सेल तो बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि जितना आपने सेल किया है, एक्चुअली एक बात बता दो, यहाँ पे जितने सेल्स किया है कहीं कैश सेल्स की बात नहीं हुई। इट मीन कि जो आपके पास रिटर्न्स आया वो आपका केवल कहाँ से रिटर्न्स आया, डेटर से रिलेटेड जो रिटर्न्स थे वो थे। तो आपका टोटल सेल्स रिटर्न्स का कितना है, 2,60,000, 2,60,000 लेस रिटर्न्स 10,000, 2,50,000, ये आया नेट क्रेडिट सेल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या चाहिए, अभी आपको चाहिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप इधर कर लो। अब आपको चाहिए क्या, एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। अब क्या कहोगे आप सर, एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकालेंगे? मैं एग्जांपल, बहुत छोटा एग्जांपल मैं बता दूं। आप डेटर्स अकाउंट बना लो। सर वो कैसे बनाएंगे डेटर्स अकाउंट? डेटर्स अकाउंट्स आपको मैंने इंटरमीडिएट क्लासेस में, साथ ही साथ मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लासेस में आपको समझाया हुआ है। और जो यदि न्यूली स्टूडेंट्स हैं उनको चलो हम समझा देते हैं डेटर्स अकाउंट्स आप कैसे बनाओ। ये आप कभी ना भूलें स्टूडेंट्स, कभी ना भूलें डेटर्स अकाउंट। आप यहाँ ऊपर लिखें डेटर्स अकाउंट, यानी कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है ना, वो हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ आपका एसेट्स यानी ओपनिंग डेटर्स, यानी इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, चलो लिख सकते हैं। अच्छा, डेटर्स जिन वजह से इंक्रीज होंगे वो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो, और डेटर्स जिन वजह से डिक्रीज होंगे, यानी कि एसेट्स घटती है तो क्रेडिट होती है, एसेट्स अधिक होती है तो डेबिट होती है। मैंने अकाउंटिंग के रूल्स में भी, जर्नल एंट्रीज में भी आपको बताया हुआ है। इट मीन स्टूडेंट्स
कि यदि डेटर्स आपके घटते हैं तो किन किन वजह से घटेंगे भाई। आप डिस्काउंट दोगे, आप कैश पाओगे, आपको रिटर्न्स मिलेगा, एम आई राइट। यानी यदि वो गुड्स वापस भेज दिया तो डेटर्स घटेंगे कि नहीं घटेंगे। देखिए द वेरियस रीजंस व्हाई द डेटर्स डिक्रीज शुड बी क्रेडिटेड, should be credited, and the any reasons by where debtors increase should be debit। यानी जिनकी वजह से, अच्छा डेटर्स किन वजह से अधिक होंगे, बस दो ही चीजें हैं, या तो आप उधार बेच दो या तो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए। दो चीजें हैं स्टूडेंट्स। यदि आप उधार बेच दोगे तो आपका डेटर्स अधिक हो जाएगा, यानी डेबिट में लिखोगे, या आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो आप जो है उसको डेबिट साइड में लिख दो, डेटर्स हो गए वो। दैट इज क्लियर माय डियर। आपको घटेंगे कैसे, पहला या तो उनसे कैश पा जाओ, सेकंड आप क्या पाओ, सेकंड आप उन्हें डिस्काउंट दे दो, थर्ड क्या है वो बैड डेट्स हो जाए। भाई बैड डेट्स हो जाएंगे तो डेटर्स तो आपको मिल ही जाएगा ना, कि आप तो डेटा मिलना नहीं है तो बैड डेट्स हो गए। तो जो बैड डेट्स हो गए ना वो अब आपको मिलना नहीं, तो उससे डेटर्स घटते हैं, जी घटते हैं। यदि आपको कोई पेमेंट्स दे दिया तो आपके डेटर्स घटते हैं। यानी कि जिन वजह से डेटर्स घटते हैं, किन वजह से घटते हैं भाई, चलो देखो आपने क्या किया, क्रेडिट सेल किया तो आप लिखो सेल अकाउंट कितना 2,60,000 गुड्स रिटर्न बाई डेटर्स। तो बाई ये एक्चुअली सेल अकाउंट को ही वो किया जाता है, लेकिन चलो गुड्स रिटर्न लिख लो, गुड्स रिटर्न, क्योंकि फिगर क्लियर होना चाहिए 10,000। अच्छा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स बाई, कैश भी लिख सकते हैं 2,20,000, डिस्काउंट अलाउड बाई डिस्काउंट 10,000। अब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लो, बहुत सिंपल है। अब क्या कर लो, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर लो, जो फिगर आपके सामने आएगा वो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यदि आप ये मेथड्स अपनाते हो तो कभी भी आपको ओपनिंग डेटर्स निकाल, अब देखो हम इसे क्या क्या निकाल सकते हैं, इस क्लास में आपको समझाना चाहते हैं इसे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। बहुत ईजिली हम लोग, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स निकालना चाहें तो ये टर्म्स लिख दें, इधर वाले में से इधर घटा दो, फिर क्या पता चल जाएगा, ओपनिंग डेटर्स पता चल जाएंगे। क्रेडिट सेल नहीं मालूम है तो ये दिया हुआ है और तमाम एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो क्रेडिट सेल निकाल लेंगे। गुड्स रिटर्न्स, आप कुछ भी जिस चीज़ का एब्सेंस हो, यदि सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन दिया हो तो बहुत इजीली डेटर्स अकाउंट बना के आप इन चीज़ों को फाइंड कर लेंगे, जिससे आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आई होप कि ये दिक्कत जब नहीं आएगी तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलो ये कितना आता है आपका, ये देखो 2 लाख यानी 3 लाख माइनस 2,20,000 10 30 10 40 2,40,000 माइनस कर लोगे, बहुत इजी था यार, 60,000। यानी कि ये क्या बनेंगे 60,000 की 50,000, अरे भाई 20 10 30 10 40 कितना बनेगा, ये आपका बाई क्लोजिंग डेटर्स। अभी कुछ लोगों के दिमाग में बनेगा सर बाई बैलेंस सीडी भी लिख लें क्या, जी यू कैन डू इट, यानी ये 3 लाख का फिगर आ जाता है। अच्छा हमें निकालने थे क्वेश्चन में क्या स्टूडेंट्स, हम लोग को निकालने क्या थे, हम लोग को मालूम है क्या निकालना था, एवरेज डेटर्स निकालना था या एवरेज रिसीवेबल्स निकालना था। तो एवरेज रिसीवेबल निकालने के लिए देखो आप यहाँ एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल अपॉन 2। रिसीवेबल में भी यार तो आपके पास है नहीं माय डियर, तो यानी कि ओपनिंग डेटर्स 40,000, क्लोजिंग डेटर्स सॉल्व किया है अपॉन 2 यानी कि 50,000। दैट इज क्लियर माय डियर। ओके, तो डेटर्स, जो डेटर्स का टर्नओवर रेशियो बनता है वो क्या बनता है, चलो ये देखा जाए, डेटा का टर्नओवर रेशियो, यानी आप यहां लिखेंगे डेटर्स
टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। आपने ये फार्मूला लिखा हुआ है, पहले से भी लिखा हुआ है, आई नो। तो नेट क्रेडिट सेल कितना आपका आया, 2,50,000 और एवरेज रिसीवेबल 50,000, यानी कि ये 5 टाइम। यानी आपका जो रिसीवेबल्स है ना, जो रिसीवेबल्स है इसका जो 5 टाइम इट कन्वर्टेड 5 टाइम, ये 5 गुना स्टूडेंट्स, 5 गुना है। आई थिंक ये ब्रीफली आपको समझ में आया होगा, ब्रीफली आपके माइंड में ये गया होगा कि जी सर ये समझ में आ गया। तो आई थिंक हम लोग नया एक न्यू क्वेश्चन लेते हैं, यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड से संबंधित को क्वेश्चन को पुट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है स्टूडेंट्स, एवरेज कलेक्शन पीरियड, आपने क्या फार्मूला लिखा, आपने जस्ट उसी फार्मूले को अपोजिट कर लिया, यानी कि एवरेज रिसीवेबल्स जो है ना वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाते हैं, यानी कि एवरेज रिसीवेबल यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, क्या लिखा था भैया आपने पिछला, क्या लिखा था, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। अब एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट सेल हो जाएगा, यानी कि एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट सेल इंटू 365 या 12 या 52, जो आप लेना चाहें तो लिखेंगे आप। नेट क्रेडिट सेल 13,14,000, नेट क्रेडिट सेल 13,14,000, डेटर्स 2 लाख, डेटर्स 2 लाख एंड बिल्स रिसीवेबल 16,000, बिल्स रिसीवेबल 16,000। स्टूडेंट्स यहाँ देखो ना, यहाँ कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ओपनिंग क्लोजिंग ऐसा कुछ नहीं कहा, बस सिंपली, बहुत ही सिंपली आपको ये टर्म्स दे दिया है, बहुत ही सिंपली ये टर्म्स दे दिया है, यानी कि आप इस फार्मूले में ले जाएं, नेट क्रेडिट सेल नीचे हो जाए एवरेज, यानी कि ये क्या हो गया, यानी यदि कुछ नहीं दिया हो, तो फिर क्या है, बस उसी फिगर को हम लोग कंसीडर कर लेंगे, यानी 2,16,000 डिवाइडेड बाई क्या, नेट सेल 13,14,000 इंटू 365 कर लो, दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, 365। तो आपका जो यानी कि 59.99, यानी कि 60 डेज। मालूम है ये जो आपके डेटर्स है ना, ये 60 डेज में वो औसतन वसूल हो जाते हैं। दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। आई होप कि आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का फार्मूला और प्लस जो एवरेज कलेक्शन यानी पीरियड्स हैं, साथ ही डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला, डेटर टर्नओवर रेशियो क्यों यूटिलिटी इसकी है, क्या यूटिलिटी है, ये आपने बिल्कुल देख लिया होगा। आई होप स्टूडेंट्स जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक नोट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, यानी कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो।
तो ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, देखो हम बता दें कि आपकी केवल आपके बिजनेस पे केवल एसेट्स हो, डेटर्स का अच्छा कलेक्शन करते हो, स्टॉक का अच्छा टर्नओवर होता है, यानी कि सब इफिशियंसी, ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट भी आपके बिजनेस में बहुत अच्छा होता है। लेकिन एग्जैक्टली स्टूडेंट्स आपको बता देना कि यदि आपका फिनेंशियल पोजीशन तो तब तो मजबूत होगा, तब तो मजबूत माना जाएगा जब आपने अपने जो लेनदारियां हैं, यानी कि जो पेमेंट्स हैं, उनका टाइम टू टाइम आपने सही ढंग से पेमेंट्स किया हो। तभी तो ये माना जाएगा कि आपका वित्तीय प्रबंध जो है, यानी कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपने डेब्ट्स का पेमेंट दे देते हैं। यू विल नोन अबाउट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? सभी हमें मालूम नहीं कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। आप इंटरमीडिएट की क्लासेस से हमारे स्टूडेंट्स आप स्टडी करते हुए चले आते हो कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। इट इज़ पेबल बाय ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्रेडिटर्स जो होते हैं वो पेबल होते हैं, यानी कि उनको पेमेंट्स करना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अब उनको टाइम टू टाइम पेमेंट दे पाता है या नहीं दे पाता, यह भी इसके रिसोर्सेस का एक अच्छा मेजरमेंट है। यदि अपने पेमेंट्स को टाइम टू टाइम देता है, इट मीन कि इनकी क्रेडिट सही है, इनकी देनदारियां बहुत सही हैं। इसका मतलब है कि जब इनकी नीड होगी तो इनको टाइम टू टाइम इनके सप्लायर्स गुड्स दे देंगे। यानी कि यदि आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तभी तो आप क्या कर सकते हो, अपने पेमेंट्स टाइम टू टाइम दोगे। यदि आप पेमेंट्स अपने टाइम टू टाइम नहीं देते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। और साथ ही साथ आपको जो आपके क्रेडिटर्स होंगे वो यानी आपके सप्लायर्स जो होंगे ना, वो टाइम टू टाइम सही समय से आपको गुड्स देने में आनाकानी करेंगे। साथ ही साथ अच्छा एक चीज़ बता दूं, आप सोच रहे होगे कि सर क्रेडिटर्स का क्रिएशन कैसे होता है। तो मैं बता दूं अपनी क्लासेस में कि क्रेडिटर्स का क्रिएशन केवल गुड्स एंड सर्विसेज के उधार लेने से होता है। यानी कि यदि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी व्यक्ति से, किसी से भी नकदी में पैसे लिए हैं तो ये क्रेडिटर्स नहीं बनता है। क्रेडिटर्स तो तभी बनेंगे जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो आपका बिजनेस है उस गुड्स या सर्विस को यदि आपने उधार लिया है तो क्रेडिटर्स बनेंगे। इट मीन कि कैश लेने पर आपका लोन बनता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि जो आपको गुड्स सप्लायर है वो आपके फिनेंशियल पोजीशन का अच्छा आकलन कर लेता है कि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है। माय डियर, यदि वो फिर क्या होता है, धीमे धीमे अब वो आपको सजेशन देना छोड़ देंगे। कैसे सजेशन सर? एक चीज़ बता दूं, जितना सजेशन आपका होलसेलर देता है, यानी आप कस्टमर से फीडबैक पाते हो, प्रॉफिटेबिलिटी आप अपने कस्टमर से पाते हो, लेकिन सही मामले में अच्छा फीडबैक, सही मामले में अच्छी जो जानकारी बिजनेस के संस में होती है वो सप्लायर की होती है। तो जब उसे आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं दोगे तो आपको कोई चीज़ महंगा हुआ तो आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके पैसे फंसाए हुए हो। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन होता है ना, ये भी बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। तो फिर क्या होता है, अब आप यहाँ पे देखोगे ना, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, यानी ये पेबल्स का रेशियो है कि टाइम टू टाइम आप पेमेंट दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। यानी कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो स्टैब्लिशेस, creditors turnover ratio establishes the relation between net credit sale and average payables। यानी सर नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज पेबल्स के बीच जो रिलेशंस बताता है उसे हम क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कहते हैं। मैंने आपको बताया जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है वैसे इसमें भी इसका मेजरमेंट है माय डियर। इसमें इसका भी दो मेजरमेंट है, इसका भी दो मेजरमेंट है। यानी कि एक तो टर्नओवर रेशियो बताता है और एक तो एवरेज
पेमेंट पीरियड्स को बताता है। एक तो किसे बताता है, यानी कि क्रेडिटर्स का टर्नओवर कितने दिनों के अंदर होता है। सो स्टूडेंट्स, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड एंड एवरेज कलेक्शन, एवरेज पेमेंट पीरियड एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। आपने डेटर्स टर्नओवर रेशियो में देखा नेट क्रेडिट सेल होता था, यहाँ नेट क्रेडिट परचेज हो जाएगा। यानी ये फार्मूला लिखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स। यानी कि जो आपका नेट क्रेडिट परचेज है उसका एवरेज पेबल से जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको बहुत ईजिली एवरेज सॉरी जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है वो पता चल जाएगा, जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है ये पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, एवरेज पेबल्स यानी आप नोट कर लें, एवरेज पेबल्स का मतलब ओपनिंग क्या चीज, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस BR प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस BR नहीं BP सॉरी, बिल्स पेबल अपान टू। तो बहुत इजीली आपको जो आपके एवरेज पेबल्स हैं वो पता चल जाएंगे। तो जब एवरेज पेबल्स आपके पता चल जाएंगे तो इजीली आप जो है अपना फार्मूला इस पे सेट कर लोगे। अच्छा, नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होगा, यानी टोटल परचेज माइनस कैश परचेज प्लस जो परचेज रिटर्न्स होगा आप उसे बेटा माइनस कर लेंगे, आप उसे माइनस कर लेंगे तो आपको नेट क्रेडिट परचेज पता चल जाएगा। एग्जैक्टली इस फार्मूले को आप कॉपी कर लें, इस फार्मूले को आप कॉपी कर लें और स्टूडेंट्स आप साथ साथ लिखने की कोशिश किया कीजिए, आप साथ साथ लिखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि जब इजली साथ में लिखोगे तो आप फार्मूला लिख लोगे, फिर जो क्वेश्चंस होंगे हम वो आपको समझा देंगे, वो क्वेश्चंस हम आपको समझा देंगे। चलो देखो सेम टाइप का, अब देखो इसको मैं मिटाता हूं, मैं इसे बताता हूं। जो एवरेज पेमेंट पीरियड है, सच पीरियड how many days payables payments to them या पेबल पेमेंट्स, यानी कि कितने दिनों में, औसत कितने दिनों में आपके जो पेबल्स हैं ना वो पेमेंट हो जाते हैं। अच्छा, तो जस्ट अपोजिट इसका फार्मूला स्टूडेंट्स हो जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड का, यानी कि एवरेज पेबल जस्ट नेट क्रेडिट परचेज इनटू 12, वही या तो 12 लिखें या तो 365 लिख लें या तो आप 52 जो वीक्स हैं आप उससे डिवाइड कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो बहुत ईजिली स्टूडेंट्स, बहुत ईजिली आप ये फार्मूला ड्रा कर लेंगे, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके पीछे सॉल्व किया जाए, चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देखें कि टोटल परचेज 1,60,000, कैश परचेज 30,000, परचेज रिटर्न्स 10,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स
10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 14,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 9,000, क्लोजिंग बिल्स पेबल 7,000। यानी इससे आपको क्या लेना है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो यानी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मालूम है कि क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो के लिए नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल्स की नीड होती है। तो नेट क्रेडिट परचेज निकालने के लिए यानी सबसे पहला काम हम लोग कर लें कि नेट क्रेडिट परचेज निकाल लें। तो टोटल परचेज अभी हमने आपसे कहा माइनस कैश परचेज प्लस परचेज रिटर्न्स, यानी टोटल परचेज 1,60,000 है, माइनस कैश परचेज 30,000 है, प्लस परचेज रिटर्न्स, ये ब्रैकेट आप लिखेंगे नहीं तो माइनस ही इसे लिखेंगे, यानी 1,60,000 में से 40,000 आप माइनस कर लोगे तो 1,20,000 नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स जी। अब क्या करोगे भाई, अब क्या करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि अब एवरेज पेबल्स निकालेंगे। तो एवरेज पेबल्स क्या होगा, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीआर और प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर अपान 2 कर लेंगे, अपान 2 कर लेंगे, यानी इन सब को टोटल कर लेंगे माय डियर, इन सब को टोटल कर लेंगे। यानी कि 10, 14, 24, 36, 3, 33, 7, 40,000, यानी 40,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये एवरेज जो पेबल्स है ना वो 20,000 का आपका आ जाएगा, 20,000 का। माय डियर हम लोग इसी में फिट कर लें, इसी फार्मूले में हम लोग उसको फुट कर लें। तो फार्मूले में आप पुट कर लेंगे तो आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बहुत ईजिली निकल जाएगा, बहुत ईजिली निकल जाएगा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भाई देखो कितना आपका आया, नेट क्रेडिट परचेज 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना सर 20,000, इट मीन 6 टाइम, यानी कि जो आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है ना ये 6 टाइम आता है, ये 6 टाइम आता है। इट मीन स्टूडेंट्स कि यदि इसी क्वेश्चन में, यदि सेम क्वेश्चन में एवरेज पेमेंट पीरियड्स भी कैलकुलेट किया जाए तो चलिए देखा जाए कैसे होगा। यानी इन सब फिगर्स को हम रहने देते हैं, बस हम फार्मूले को बदल देते हैं, फार्मूले को बदल देते हैं। यानी कि आप लिखेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड्स, यानी कि औसतन आप कितने दिनों में, यानी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कितने दिनों में औसतन भुगतान दे देती है। चले देखें औसतन भुगतान, यानी कि क्या फार्मूला है, एवरेज पेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365, 365 कर लें, मंथ में देख लिया जाए, चलो जस्ट अपोजिट कर लो, यानी 20,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 12, चलो यानी कि जो आता है 2 मंथ, जो मालूम है जो हम अपने क्रेडिट का पेमेंट देते हैं ना, जो क्रेडिट का पेमेंट देते हैं औसतन 2 माह में पेमेंट कर लेते हैं। अब देखो ये जो अब आप कहोगे सर आइडियल जो पेमेंट्स पीरियड
वो कितना होना चाहिए। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, हर बिजनेस की अलग अलग ट्रेंड होती है कि औसतन वो कितने दिनों में पेमेंट दे देते हैं। लेकिन सही मामले में यदि ट्रेड ऑन इक्विटी न किया जाए, यानी कि हम लोगों का जो बिजनेस है ना वो बिल्कुल यदि उधारी पे ना हो, क्रेडिट ना हो, तो और बेहतर है। क्योंकि यदि हम कैश पे लेते हैं तो निश्चित हमको 2 डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि हमको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ जो बिजनेस के ऊपर ओवरबर्डन लाइबिलिटीज़ की होगी वो नहीं होगी। साथ ही साथ हमारी जो वर्किंग कैपिटल है ना वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल यदि आपकी स्ट्रांग है तो हम समझते हैं कि बिजनेस आपका बहुत ही इम्प्रूव होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पास क्रेडिटर्स नहीं होंगे तो आपकी जो यूटिलिटी एसेट्स यानी वर्किंग कैपिटल की है, नहीं जस्ट रिडम्पशन नहीं कुछ करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपटीटिव को बिल्कुल, आप जिसको कहते हैं ना कंपटीटिव से फाइट कर सकते हो, तो ये इसका कोई आइडियल लेवल नहीं होता, लेकिन जितने ही कम दिन में ये पेमेंट्स हो जाए उतना ही बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, आप नेक्स्ट टॉपिक लिखें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक लिखें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। एग्जैक्टली यानी कि ये जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना उसके अकॉर्डिंग्स आपका वर्किंग कैपिटल का कितने गुना, यानी कि क्या उसका टर्नओवर है, यानी कि कितने टाइम से वो चेंज होता है, कितने टाइम से वो कन्वर्ट होता है, ये देखा जाता है। तो यानी कि वर्किंग कैपिटल, सबसे पहली बात कि वर्किंग कैपिटल एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वर्किंग कैपिटल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल जो होता है यानी कि हम एक नैरो सेंस में स्मॉल सोच के अकॉर्डिंग हम उसको अकाउंटिंग दृष्टिकोण से कहते हैं एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो establishes the relations between cost of goods sold and working capital। It means students कि working capital turnover ratio is equal to cost of goods sold upon net working capital। That is clear my dear, that is clear। यानी कि जो नेट वर्किंग कैपिटल आपकी, नेटवर्किंग नहीं है भाई, चलो नेट में हटा देता हूँ, ये जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, अभी आप देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने डिफरेंट क्लासेस में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कई जगह आपको बताया, वंस अगेन मैं बता देता हूँ कि यहाँ ले लो, यहाँ बताते हैं 1 मिनट कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, परचेज इसमें ऐड किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेज और इसमें से लेस किया क्या, क्लोजिंग स्टॉक, जो आया ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है। ये बेटा आप लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। अभी सोचोगे सर क्या बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। यानी एक मेथड और भी इसका है कि अगर आपको सेल्स मालूम हो
तो जीपी घटा दीजिए तो COGS पता चल जाता है। इट मीन स्टूडेंट्स कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के जो टेक्निक्स हैं वो पहले भी आपने इसे न्यूमेरिकली सॉल्व किया हुआ है, आगे चल के भी डिफरेंट जगहों पर ये आएगा। तो आपसे उम्मीद होगी कि क्लियरेंस आपको मालूम होगा पहले से ही। चलें, अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, तो यानी कि एक्सेस ऑफ टोटल करंट एसेट्स लिखो, टोटल करंट एसेट्स माइनस या लेस टोटल करंट लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अब आपके माइंड में चलेगा कि सर ये टोटल एसेट्स जो करंट एसेट्स हैं और टोटल करंट लाइबिलिटीज को भी समझा दीजिए लगे हाथ। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपने जो पिछली क्लासेस में 11th की क्लासेस में या 9th से यदि आप कॉमर्स हो तो निश्चित तौर पर आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज मालूम होती हैं। यानी ध्यान दीजिएगा कि चलो मैं गिना दूं, टोटल जो करंट एसेट्स होंगे, जो टोटल करंट एसेट्स होंगे बोर्ड पे लिख दूं, चलो ठीक है। यहाँ आप लिखो करंट एसेट्स, सबसे पहले आप स्टॉक लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे, BR लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, शॉर्ट टर्म लोन यदि किसी को दिया है, यदि कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है आपके पास, अच्छा यदि कोई आपके पास बिजनेस में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो ये, और प्लस कैश एंड बैंक यदि दिया है तो ये सब के सब क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं। स्टूडेंट्स इनका टोटल जो होगा इसी को हम टोटल करंट एसेट्स कहेंगे। आने वाला चैप्टर जो कैश फ्लो है और साथ में जो लिक्विडिटी रेशियो है वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप कि ये नाम आप याद कर लेंगे कि करंट एसेट्स कहते किसे हैं, करंट एसेट्स होता क्या है। इट मीन स्टूडेंट्स करंट एसेट्स का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जो बिजनेस में डे बाय डे जिनका कन्वर्जन होता हो, यानी कि जिनका ट्रांजेक्शन्स होता हो, यानी बिजनेस में जो हमेशा इस्तेमाल होते हो उनको हम करंट एसेट्स कहते हैं। यानी कि जिनकी जो अवधि होती है वो मिनिमम आपके पास वो क्या होते हैं, 1 साल से कम के होते हैं, इजिली कन्वर्टेबल इनटू मनी होते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वगैरह जो हैं आपकी, ये बिल्कुल करंट एसेट्स हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं है, यानी ये बिजनेस में कार्यशील पूंजी की तरह इस्तेमाल की जाती है, यानी इन्हीं का ट्रांजेक्शन्स होता है। आप सोच लो बिजनेस में आपके पास बिल्डिंग बैलेंस शीट में लिखे होते हो प्लांट, मशीन, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स, लूज टूल्स, स्टोव्स, तमाम ऐसी चीज़ें लिखे होते हो, सच दे आर नॉट यूटिलाइज इन बिजनेस टू ट्रांजेक्शंस। यानी वो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स के लिए यूटिलाइज नहीं की जाती, बल्कि यूटिलाइज क्या की जाती है माय डियर, केवल ये एसेट्स ही ट्रांजेक्शन्स में यूज़ की जाती हैं, स्पेशली गुड्स। सो स्टूडेंट्स जो करंट एसेट्स होता है इट मीन कि एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। नाउअडे it is a broad concept, it is a huge concept. If you not understand the working capital that you are unknown about your accounting sense, यदि आप वर्किंग कैपिटल से अवगत नहीं हैं, वर्किंग कैपिटल आपको नहीं मालूम है, तो समझिए कि मैच्योर अकाउंटिंग सेंस आपके पास नहीं हो सकता, मैच्योर अकाउंटिंग सेंस नहीं हो सकता। तो अभी आपको लग रहेगा सर अभी बता दो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अभी समझा दो। स्टूडेंट्स ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट्स बनता है। आप जब अगली कक्षा में या आप सीए फाइनल वगैरह की क्लासेस में आप जाएंगे या फिर या तो एमकॉम वगैरह की क्लासेस में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू जो आप स्टडी कीजिएगा तो वहाँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ब्रॉड कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ हम अकाउंटिंग के जिसको कह सकते हैं काम चलाऊ सेंस में हम लोग ये कहते हैं एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अभी आप कहोगे सर ये गलत तो नहीं होगा, भगवान भी गलत नहीं कर सकता, आप चिंता न कीजिए, हम ये आपसे वादा करते हैं, राकेश वर्मा आपसे वादा कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहीं पे भी गलत नहीं होगा। चले देखें, अब देखो आपके दिमाग में चलेगा सर वर्किंग कैपिटल
तो आपने बोल दिया, बोला एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब लिखो जो करंट लायबिलिटीज होती हैं ये क्या होती हैं। यानी अभी आपने लिखा बिल्स पेबल, ब्लड प्रेशर नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके पास खाते में जितना पैसा था कहीं उससे अधिक आपने निकाल लिया, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ये आपके करंट लायबिलिटीज होते हैं। यानी इनका भी डे बाय डे कन्वर्जन होता है, यानी कि ये भी बदलते रहते हैं, इनका फिगर साल दर साल, यानी बिजनेस में पूरे साल इन्हीं का ट्रांजेक्शन्स होता है, इन्हीं का ट्रांजेक्शन्स होता है माय डियर। यानी इन्हीं के सेंस में इनको भी हम एसेट्स, करंट एसेट से घटाते हैं, यानी डिडक्ट कर लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है। लेकिन सही मामले में जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, ये इन्हीं के होते हैं, ये इन्हीं के होते हैं। भाई क्या है, कैश पेमेंट किया, क्रेडिटर्स कम हो गए, गुड्स बेचा, क्रेडिटर अधिक हो गए, गुड्स परचेज किया, कैश चला गया, गुड्स परचेज किया, उधार ले लिया, डेटर्स बन गए, डेटर्स को पेमेंट किया, गुड्स ले आया, उधार गुड्स लाया तो आपके पास क्रेडिटर्स बन गए, उधार बेच दिया तो डेटर्स बन गए। यानी अल्टीमेटली आप देखो बिजनेस में यही तो होता है माय डियर। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में आपकी क्या होता है, जो बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें ट्रांजेक्शन्स ही तो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, उसमें आप डिफरेंट चीज़ों का स्टडी भी कीजिएगा, बहुत डीपली, बहुत मज़ा आने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो ये जो आपका टॉपिक था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ये भी आपका जितना हाई होगा बिजनेस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। क्योंकि अभी आपने क्या मेजर किया है, आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या बोला था सर, चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था कि ये चैप्टर परफॉर्मेंस रेशियो का है। परफॉर्मेंस मीन्स कि द यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ रिसोर्सेज, लाइक व्हाट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। मैंने जितने भी अपने रिसोर्सेज का आपने अभी स्टडी किया है वो सब कुछ तो रिसोर्सेज ही हैं भाई। तो चले देखते हैं स्टूडेंट्स, चले देखते हैं। आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला ड्रा कर लिया। लिखे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका 3 लाख, आप लिखे हमारे साथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर कितना, 3 लाख लिख लिया भाई, 3 लाख। एनी डाउट नहीं। करंट एसेट्स 1,50,000, 1,50,000। करंट लायबिलिटीज 1 लाख। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या फाइंड करना है ये, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आई थिंक स्टूडेंट्स वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज है ही नहीं कुछ। 1,50,000 माइनस 1 लाख, यानी कि आपका जो वर्किंग कैपिटल आया ये 50,000 का आ गया। ओके डियर, ओके। चलें, रेशियो इसका क्या बनेगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया स्टूडेंट्स, 3 लाख अपॉन
50,000 यानी कि 6 टाइम। आपने स्टूडेंट्स ये जो डेटर्स, क्रेडिटर्स, कलेक्शन पीरियड, वर्किंग कैपिटल रेशियो के बाद जो आपके एग्जामिनेशन में रेशियोज आ सकते हैं वह ये रेशियो हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो यानी कि वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन टोटल एसेट्स, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपका है उसमें टोटल एसेट्स से आप डिवाइड कर लोगे तो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स अभी आपको अगला फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो यानी कि फिर यही चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन टोटल फिक्स्ड एसेट्स, ब्रैकेट में आप लिख लो टोटल। यदि यही कहें कि करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो आप मेजर कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन करेंट एसेट्स आप यहां लिख सकते हो टोटल। ठीक है, हम समझते हैं कि यदि सेल्स नहीं दिया है, यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है या उसे मीजर भी नहीं किया जा सकता, ऐसे इन्फॉर्मेशन यदि दिए हैं कि वो मीजर भी नहीं हो सकता तो एग्जैक्टली आप वहाँ सेल्स का इस्तेमाल कर लें। इट मीन कि ड्यूरिंग द बिजनेस, ड्यूरिंग द ईयर आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना गुना, यानी कि एसेट्स का परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि ये सब का भी जो आंसर आएगा वो टाइम में ही आएगा, यानी कि उसको भी हम गुणे में ही निकालते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो परफॉर्मेंस रेशियो है, परफॉर्मेंस रेशियो एग्जैक्टली आपने केवल एक रेशियोज नहीं स्टडी किया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैंने अपने पहले लेक्चर्स में बताया हुआ था। तो आज आपका ये जो परफॉर्मेंस है, यानी रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है वो किस रेशियो के अकॉर्डिंग की जाती है, स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया। जो एक्टिविटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकी क्रियाशीलता की जो माप होती है ना, ये एक्टिविटी रेशियो कहा जा सकता है, एक्टिविटी रेशियो कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी को हम परफॉर्मेंस रेशियो कहते हैं, इसी को एक्टिविटी रेशियो कहते हैं और इसी को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि टर्नओवर होता किसका है? आखिर इन्हीं का टर्नओवर तो बिजनेस में होता है, रिसोर्सेज का ही टर्नओवर होता है। स्टूडेंट्स आपको चीज़ें काफ़ी पसंद आई होंगी, आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में लिक्विडिटी रेशियो के साथ, लिक्विडिटी रेशियो के साथ। ओके, थैंक यू आज के लिए।